चलिए शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। देखो इट इज क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है, इट अप्लाइज ऑन द प्लिंटिफ एज वेल एज ऑन द डिफेंडेंट। इनमें से कौन सी चीज है जो प्लिंटिफ्स और डिफेंडेंट्स दोनों के ऊपर लगती है? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ऑर्डर टू रूल 2, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। Which of the following thing applies on the plaintiff as well as on the defendant? Yes, doctrine of res judicata, order to rule 2, both A and B, और none of the above। इनमें से कौन सी चीज है जो दोनों लोगों के ऊपर अप्लाई हो सकती है? Yes, option A, option B, C और D, which is the option you people want to answer? बड़े ढीले हैं आप लोग। Yes, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा की जहां तक बात है, इट अप्लाइज टू बोथ द प्लिंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट, लेकिन ऑर्डर टू रूल तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लिंटिफ के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, डिफेंडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑर्डर टू रूल 2 डिफेंडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है शिवालिका। द रीजन इज क्योंकि आप अपनी प्लेंट में अगर कुछ एक रिलीफ्स मांग रहे हैं और आपको एक कॉज ऑफ एक्शन से मल्टीपल रिलीफ मिलते हैं, तो आपको सारे के सारे रिलीफ एक ही सूट में क्लेम कर लेने चाहिए। अगर आप बाद में क्लेम करते हो तो ऑर्डर टू रूल 2 का रिस्ट्रिक्शन लगता है और वो स्पेसिफिकली प्लिंटिफ के ऊपर होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, तो रेस जुडिकाटा प्लिंटिफ और डिफेंडेंट दोनों से के बीच में किसी के ऊपर भी जो है वो अप्लाई हो सकता है। जो भी व्यक्ति सेटल्ड मैटर को लेके नया सूट लेके आएगा उसके ऊपर रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। इट मे बी इधर प्लिंटिफ और डिफेंडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the decisions on the matter collateral or incidental to the main issues in the case shall operate as res judicata, may operate as res judicata, will not operate as res judicata, or none of the above. Decisions on the matter collateral or incidental to the main issues in the case. आप लोगों को res judicata जब हमने डिस्कस किया था, so we have discussed two things over there. That is the matters which are directly and substantially in issue and the matters which are collaterally and incidentally in issue. क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि मैटर्स अगर कोलैटरल या इंसिडेंटल थे मेन इश्यूज के साथ, तो क्या उनपे रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आप क्या आंसर? कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इश्यू, the matters which are collaterally or incidentally in issue, उनके ऊपर रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन नहीं होती है। इट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। In order that a decision in the former suit may operate as res judicata, the court which decided the suit must have, ठीक है, in order that a decision of the former suit may operate as res judicata, the court which decided that suit must have a court of exclusive jurisdiction, a court of limited jurisdiction, a court of concurrent jurisdiction, or either A or B or C. Question number 45. रेस जुडिकाटा के लिए सेक्शन नंबर 11 एक स्टेटमेंट यूज करता है ना, दैट फॉर्मर कोर्ट मस्ट हैव द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। तो वो जो फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने रखा था, फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी किस चीज को लेके हम देखते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट मे बी the former court may have the exclusive jurisdiction, it may have the limited jurisdiction, दोनों का मतलब जो है वो सेम है, और it may be the court of concurrent jurisdiction, और concurrent jurisdiction को हम दो चीजों से रिलेट करते थे, one is the pecuniary and other one is the subject matter. So over here the right answer to the question is option number D, ठीक है। In order that a decision in the former suit may operate as res judicata, the court which decided that suit, मतलब जिस अदालत ने केस को डिसाइड किया है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लिमिटेड भी हो सकती थी, एक्सक्लूसिव भी हो सकती थी, कॉन्करेंट भी हो सकती है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन को लेके एक्सप्लेनेशन नंबर 8 हमारे पास है, जो ये कहते हैं कि अगर फॉर्मर कोर्ट का लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है फिर भी उसके द्वारा डिसाइड किया गया जो केस है वो रेस जुडिकाटा के तौर पे सब्सिक्वेंट सूट पे अप्लाई होता है। सो यू ऑल मस्ट बी क्लियर विद द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट ठीक है। क्वेश्चंस देखो, आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स को हल्के में ना लें, ठीक है। द एग्जाम इज वेरी मच टेक्निकल इन नेचर एंड टू अचीव यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। इट इज ऑलवेज अ शीर वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्लासेस, यू मस्ट हैव फोकस ऑन द सब्जेक्ट you people are doing. The next question is, A sues B for a rent, B contends that C and not A is the landlord.
ए ने एक बी नाम के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा किया है किराया लेने के लिए, और बी कहता है कि सर मेरा मकान मालिक सी है, ए नहीं। ए फेल्स टू प्रूव हिज टाइटल एंड द सूट इज डिसमिस्ड। उस केस में ए वर्सेस बी का जो केस था वो केस ए हार जाता है, डिसमिस हो जाता है। ए देन सूज बी एंड सी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ हिज टाइटल टू द प्रॉपर्टी। इसके बाद ए ने एक सेपरेट सूट किया है बी और सी के ऊपर टाइटल को लेके। सो क्या सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन है हमारे सामने, दैट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा एज द मैटर इन इश्यू आर द सेम, barred by res judicata as the parties in both the suits are same, not barred by res judicata as the matter in issue are not same, not barred by res judicata as parties in both the suits are not same. Yes, question number 46. क्वेश्चन नंबर 46 देखो, फर्स्ट सूट में और सेकंड सूट में पार्टी सेम होनी चाहिए तभी रेस जुडिकाटा लगता है। फर्स्ट सूट में द पार्टीज आर ए एंड बी एंड इन द सब्सिक्वेंट सूट द पार्टीज आर ए वर्सेस बी एंड सी। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट सूट में पार्टीज डिफरेंट है और पार्टीज अगर डिफरेंट है तो अल्टीमेटली रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज नॉट बार्ड बाय द रेस जुडिकाटा एज द पार्टीज इन बोथ द सूट्स आर नॉट सेम, दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ एक और इसमें ट्विस्टिंग फैक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे क्या है कि फर्स्ट सूट में द मैटर इन इश्यू इज रिलेटेड टू द टाइटल, रिलेटेड टू द रेंट एंड द टाइटल इज द ओनरशिप। ठीक है, और सब्सिक्वेंट सूट में भी जो मिस्टर ए क्लेम कर रहा है वो टाइटल ओनरशिप का ही क्लेम कर रहा है। सो इफ द टाइटल इन बोथ द सूट्स इज सेम, आप लोगों को टेस्ट मैंने कॉपीज में लिखवा रखा है, अगर टाइटल दोनों सूट्स में सेम है, मैटर इन इश्यू डिफरेंट है तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग सकता था। ठीक है, इसीलिए इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इन द सब्सिक्वेंट सूट द पार्टीज आर नॉट सेम। ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट में सी नाम का व्यक्ति एक नया पार्टी बनाया गया जिसके कारण से रेस जुडिकाटा जो है वो नहीं लग पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? यस और नो? यस नो तो कर दो। ठीक है, the next question is for getting the clerical or arithmetical mistakes in the judgment etc, it can be corrected by the application and such application shall be made within 30 days 60 days 90 days or it can be made at any time। देखो हम लोगों ने अभी ये वाला एरिया अपनी मॉर्निंग के सेशंस में नहीं किया है। देखो होता क्या है कि कभी कभी कोर्ट को जजमेंट बनाते समय कोर्ट से कोई गलती हो सकती है, कोई भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाता है। अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक कोर्ट से हुई है तो इस मिस्टेक को किसी भी समय जो है कोर्ट ठीक कर सकती है। सो इस क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है एंड दैट एप्लीकेशन कैन बी मेड एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। ठीक है, सो उसमें लिखा गया है कि आप जो है कोई भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर जजमेंट में या डिक्री में किसी भी समय आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टू गेट क्लेम्स ऑफ द राइवल डिफेंडेंट्स एडजुडिकेटेड। सवाल समझ रहे हैं? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ to get the claims of the rival defendants adjudicated is called as interpleader, set off, counterclaim, garnishee proceedings. Yes everyone, question number 48। अभी हमने इससे रिलेटेड एक सवाल डिस्कस भी किया है कि अगर राइवल डिफेंडेंट्स के बीच में कोई कंट्रोवर्सी है, को डिफेंडेंट्स के बीच में कंट्रोवर्सी है, उसे एडजुडिकेट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Do we call it interpleader? Do we call it set off? Do we call it counterclaim? Or is it a garnishee proceedings? Yes, option number A, B, C, D में से what is the right answer? Yes, Ankita, Shikha, yes everyone. The primary object of to get the claims of the rival defendants adjudicated is called as interpleader suit। ठीक है, आकृति ने मेरे पास आंसर भेजा, that is interpleader। Option number A is the right answer। चलिए, coming to the next question। ये अगला क्वेश्चन जो है आपका इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड है। इंडिजेंट पर्सन देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्लासेस में, तो क्वेश्चन का आंसर करने में शायद यू पीपल मे फील सम डिस्कम्फर्ट, बट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न हम इस पे पहले डिस्कशन करते हैं। लिखा है अ पर्सन, जस्ट या द क्वेश्चन इज अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति है जिसके पास कोर्ट केस करने के लिए या कोर्ट फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है। जो गरीब व्यक्ति है उसको हम इंडिजेंट या पॉपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन इफ ही इज नॉट पोजेस of sufficient means to enable him to pay
द फी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कोर्ट फीस एटसेट्रा फाइल करने के लिए। और दूसरा लिखा है वेयर नो फीस इज प्रिस्क्राइब्ड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी वर्थ ₹1000। अगर कहीं पे कोई फीस की बात नहीं है तो उस व्यक्ति के पास 1000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी ना हो। सो इनमें से या इधर ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कॉल्ड एज द इंडिजेंट पर्सन। सो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी मतलब ए और बी में जो लिखा है, अगर किसी भी व्यक्ति से हमें ये दोनों चीजें हमें देखने को मिल जाए किसी व्यक्ति में, तो वो इंडिजेंट व्यक्ति होता है, पॉपर उसको कहते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट फीस पे करने के लिए पैसा नहीं है, जो भी कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंगली बताई गई है, और अगर कहीं पे कोर्ट फीस नहीं बताई तो उस व्यक्ति के पास 1000 रुपए से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंडिजेंट पर्सन कहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज तो रमेश जी भी बड़े साइलेंट है, रमेश जी क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है द डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट एज अ राइट। द डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट एज अ राइट। कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जब डिफेंडेंट डिफेंस लेने का जो उसका राइट है वो इनहेरेंट माना जाता है? इन द समरी सूट्स, ऑर्डिनरी सूट्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट को दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए केस को सुनने के लिए। ठीक है, कि अगर दोनों पार्टीज अपना अपना पक्ष रखती हैं तो ओनली देन द कोर्ट कैन पास द जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। लेकिन हमारे पास दो कैटेगरी के केसेस होते हैं, वन आर द ऑर्डिनरी सूट्स। ऑर्डिनरी सूट्स वो है जो हम नॉर्मली कोर्ट्स में देखते हैं कि आपने प्लेंट फाइल किया, ऑपोजिट पार्टी रिटन स्टेटमेंट देगी, फिर उसके आगे इश्यूज फ्रेम होकर ट्रायल चलेगा। एंड द अदर वन आर द समरी सूट्स। समरी सूट्स एक स्पेशल तरीका है हमारे सीपीसी के ऑर्डर नंबर 37 के अंदर, जिसमें डिफेंडेंट को डिफेंस लेने का राइट सिर्फ तब मिलता है जब वो कोर्ट के सामने अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो मूव करता है। जनरली उसके पास डिफेंस लेने का राइट नहीं होता है। सो डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट एज अ राइट इन द ऑर्डिनरी सूट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंकिता ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। अब वो इस क्वेश्चन का है या नहीं दैट आई डोंट नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where the plaintiff is dispossessed by several persons। यहाँ पे disposed लिखा है, dispossessed आएगा। where the plaintiff is dispossessed by several persons। अगर plaintiff को एक से ज्यादा लोगों ने dispossess कर दिया है प्रॉपर्टी से, so plaintiff का क्या राइट है? every one of them would be liable to pay the many profits। only one of them would be liable to pay the many profits। only those who are in the actual possession would be liable to pay the many profits। either B or C as the case may be। yes everyone। क्वेश्चन नंबर 51 जो है कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ को एक से ज्यादा लोगों ने डिस्पोजेस किया है प्रॉपर्टी से, सो क्या सारे लोग मैंने प्रॉफिट्स देंगे, सिर्फ कोई एक देगा, या वो व्यक्ति देगा जो एक्चुअल पोजीशन में था प्रॉपर्टी में, या बी और सी में से कोई भी आपको लगता है? yes so as far as the answer to this particular question is concerned, रमेश का आंसर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बट रमेश, इसमें हमें एक चीज देखनी है that because the disposition is done by one or more persons, तो हम जब मैंने प्रॉफिट्स की बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 12 के अंदर, तो वहां पे एक चीज लिखी गई है ना कि मैंने प्रॉफिट्स देने के लिए हर व्यक्ति बाउंड हो जाएगा। द रीजन इज द प्रॉफिट विच माइट और आउट टू हैव बीन एंजॉयड बाय यू। ठीक है, जो आपने एंजॉय किए या आप कर सकते थे, वो सारी की सारी चीजों को मैंने प्रॉफिट्स माना जाता है। सो एवरी वन ऑफ देम वुड बी लायबल टू पे द मैनी प्रॉफिट्स बिकॉज द डिस्पोजिशन इज डन बाय ऑल ऑफ सच पर्सन। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आज की क्लास में ज्यादातर कैंडिडेट्स वही हैं जो आंसर नहीं करते, बाकी जितने आंसर करने वाले हैं वो सब आज छुट्टी पे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन नंबर 10 आपको ध्यान में लाना होगा, दैट इज रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है। द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 10 इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, टू अवॉइड टू कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, to consolidate the suit, or to avoid frivolous litigations। Question number 52। Yes, what is the main purpose? Main purpose क्या लिखता है आप? देखो, वैसे तो अगर हम बात करें, चारों चीजें यहाँ पे लिखी है वो कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 10 के आसपास जो है वो घूम रही है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सेक्शन 10। बट मेन पर्पस आपको क्या लगता है कि अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरी कोर्ट में भी केस अगर आ जाता है, और दूसरी कोर्ट में जो केस आया है उसको हम ना रोकें, उसको हम स्टे ना करें, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
पहली वाली कोर्ट भी केस को चला रही है, दूसरी कोर्ट भी केस को चला रही है, और उससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ सकते हैं। दैट इज व्हाई मेन पर्पस है सेक्शन 10 का कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ द डिसीजंस को रोकना। नंबर 2 जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है, कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स है, फ्रिवोलियस लिटिगेशन, ये सारी चीजें सब्जेक्टिवली हम देख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आंसर में द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 53। अ सिविल कोर्ट हैज द पावर टू स्टे अ सूट अंडर सेक्शन 10, अंडर 151, अंडर सेक्शन 11 और बोथ ए एंड बी। यस, the civil court has the power to stay the suit under section 10, 151, section 11, both A and B. अब देखो, आपको 2 मिनट के लिए सोचना है कि जैसे सेक्शन 11 जनरली टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, तो रेस जुडिकाटा में तो ऑल टुगेदर जो है सूट के इंस्टीट्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन, स्टे ऑफ द सूट के बाद एक तो सेक्शन 10 में, लेकिन क्या सेक्शन 10 एग्जॉस्टिव है? द आंसर इज नो। ठीक है, रेस्ट सब जुडिस के लिए सेक्शन 10 इज नॉट एग्जॉस्टिव। रेदर अगर कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास करना पड़े तो 151 के अंदर कोर्ट कर सकती है। दैट इज व्हाई द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सेक्शन नंबर 10 के अंदर भी स्टे हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट को अगर जरूरत लगे तो सेक्शन नंबर 151 सीपीसी के अंदर भी स्टे किया जा सकता है। अगला सवाल है, द टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी dash is whether the decision is previously instituted suit would operate as res judicata in the subsequent suit. Section 10, 11, 13, 14 कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी? सोच समझ के आंसर करिएगा। द टेस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी of dash is whether the decision in the previously instituted suit would operate as res judicata in the subsequent suit. The test of applicability of which section is whether the decision in the previously suit would operate as res judicata in the subsequent suit. सोच समझ के आंसर देंगे। 13 में कहा जा रहे हैं आखिर? 13 में तो फॉरेन जजमेंट आ गया। शिखा इज सेइंग सेक्शन नंबर 10। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 दैट इज रेस सब जुडिस का जो सेक्शन है वही यहाँ पे सही आंसर है। द टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन की सेक्शन 10 लगेगा या नहीं लगेगा, उसका आंसर क्या है कि अगर हम इस केस को डिसाइड कर दें तो क्या इस केस का रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में लगेगा या नहीं, तो सेक्शन 10 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a matter may be a res judicata between co-defendants, co-plaintiffs, both A and B, or none of the above. Yes everyone. चलो, को डिफेंडेंट्स के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं लगता है? यस और नो? क्लास में डिस्कस भी किया है, अगर दिमाग खोल के पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आंसर आप सही करेंगे। इज बिटवीन को डिफेंडेंट्स रेस जुडिकाटा अप्लाई? इज बिटवीन को प्लेंटिफ्स रेस जुडिकाटा अप्लाई? द आंसर इज यस। ठीक है, रेस जुडिकाटा जो है को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ्स के बीच में लग सकता है। जैसे मान लीजिए दो लोग जो है, एक नॉर्मल डिफेंडेंट है, एक परफॉर्मा है, तो को डिफेंडेंट्स के बीच में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट था और सेम पार्टीज अगर एक सब्सिक्वेंट सूट में आ जाती हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बनके, तो रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन हो जाएगी। सिमिलरली प्लेंटिफ्स भी कभी कभी ओरिजिनल सूट में जो फर्स्ट सूट होता है उसमें वैसे तो को प्लेंटिफ्स है, लेकिन इंटरनली वो कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जो एक प्लेंटिफ चाहता है कि मेरे फेवर में कोर्ट आ जाए, दूसरा प्लेंटिफ चाह रहा है कि मेरे फेवर में आ जाए, लेकिन वो उसको कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। सो अगर प्लेंटिफ्स के बीच में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट था लेकिन वो प्लीडिंग्स के थ्रू उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो प्लेंटिफ्स के बीच में भी रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दोनों ही ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, रेस जुडिकाटा को प्लेंटिफ्स पे भी लग जाता है, को डिफेंडेंट्स पे भी लगता है, और ये मेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यू पीपल मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A plea of res judicata can successfully be taken in respect of, res judicata की plea किन proceedings में successfully ली जा सकती है? Revenue courts, land acquisition courts, administrative courts, all of the above. Question number 56. The plea of res judicata can be successfully taken in respect of the judgments of मतलब फॉर्मर कोर्ट जो है वो इनमें से कोई है और इन कोर्ट्स ने कोई मैटर अगर डिसाइड किया है और सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है तो उस पे हम रेस जुडिकाटा लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि रेवेन्यू कोर्ट ने एक मैटर सुना, डिसाइड कर दिया, सेम इश्यूज को लेके आप कहीं और अगर चले जाते हैं सो क्या रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया मैटर रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई होगा या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। अ प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी सक्सेसफुली टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ revenue, land acquisition, administrative courts, all of the above. The right answer to question number 56 is option number D, that is all of the above. ठीक है, the reason is क्योंकि ये कोर्ट्स जो है ये लिमिटेड जुरिसडिक्शन की कोर्ट्स होती हैं। आप लोगों को ध्यान में लाना है सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 8। Are you getting my point? सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 8 कहता है कि अगर कोई फॉर्मर कोर्ट लिमिटेड जुरिसडिक्शन का है तो भी उसके द्वारा डिसाइड किया गया मैटर रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई हो जाता है। सो दैट इज व्हाई रेवेन्यू कोर्ट्स आर हैविंग द लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, लैंड एक्विजिशन कोर्ट्स का भी लिमिटेड जुरिसडिक्शन होता है सब्जेक्ट मैटर को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का भी होता है। दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। शिवालिका ने और शिखर ने ठीक आंसर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिलीफ क्लेम्ड इन अ सूट बट इट इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द डिक्री, अगर आपने कोर्ट से एक रिलीफ मांगा लेकिन कोर्ट ने एक्सप्रेसली आपको वो रिलीफ नहीं दिया, इट विल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड एज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच प्रोविजन? एक्सप्लेनेशन 2, 4, 5 एंड 6। कौन सी एक्सप्लेनेशन ये कहती है? अ रिलीफ नॉट ग्रांटेड विल बी डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड। यस एवरीवन, so I'm getting one answer, that is explanation number 5. Explanation number 5, that is option number C is the right answer to this question. देखो explanation number 2 यहाँ पे नहीं लगेगा, 4 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, 6 में रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के लिए है और 5 में आपका जो है रिलीफ, अगर आपने कुछ मांगा कोर्ट ने नहीं दिया तो माना जाएगा कोर्ट ने वो रिलीफ आपको मना कर दिया है। The next question is, if the relief claimed in a suit but not expressly granted in the decree, it will be deemed to have been refused when the relief claimed is substantive, when the relief claimed is not substantive, whether substantive or not, and last one is none of the above. जब आपने कोई रिलीफ मांगा, कोर्ट ने आपको वो रिलीफ नहीं दिया डिक्री के अंदर, सो आपका वो जो रिलीफ आपने मांगा था वो किस तरीके का रिलीफ था? when the relief claimed is substantive or it is not substantive, whether substantive or not, none of the above. Question number 58. The right answer is where the relief claimed is substantive. Substantive means you are claiming something which is being given to you by law. ठीक है, आपको कोई कानून है, आपको कोई अधिकार देता है, आपने कोर्ट से वो क्लेम किया लेकिन कोर्ट ने वो आपको नहीं दिया तो माना जाएगा वो रिफ्यूज हो चुका है। सो रिलीफ क्लेम्ड इज सब्सटेंटिव, जो आपने क्लेम किया था वो सब्सटेंटिव चीज थी कोई, लेकिन कोर्ट ने वो देने में आपको मना कर दिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is the test of determining whether the parties are litigating in a suit under the same title as in the previous suit is, ठीक है, कौन सी चीज से हमें ये पता लगेगा कि पार्टीज जो है पिछले सूट में और नए सूट में सेम टाइटल के अंदर कंटेस्ट कर रही थी? कॉज ऑफ एक्शन के आधार पे पता लगेगा, कैपेसिटी के आधार पे पता लगेगा, सब्जेक्ट मैटर के आधार पे पता लगेगा, या तीनों में से कोई भी? यस, क्वेश्चन नंबर 59। देखो, पार्टीज आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ये चीज हमें पता लगती है पार्टीज की कैपेसिटी के बेसिस पे कि पिछले सूट में जो पार्टीज थी और जो सब्सिक्वेंट सूट में पार्टीज हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, लीगल एंटाइटलमेंट क्या है कि वो केस कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है दैट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बेसिस पे पता लगता है कि वेदर दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल और नॉट। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, सब्जेक्ट मैटर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कैपेसिटी के आधार पे पता लगेगा कि पार्टीज का टाइटल पिछले सूट में और नए सूट में डिफरेंट है या सेम है। सो कैपेसिटी इज टू बी सीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग डी और सी में जा रहे थे, वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, इफ रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड इन लिमिने
an order is pronounced in that behalf. ठीक है, अगर समरी प्रोसेस में एक रिट डिसमिस हो जाता है और ऑर्डर प्रोनाउंस होता है, such dismissal cannot be treated as creating bar of res judicata. Such dismissal would constitute a bar of res judicata. Whether or not the dismissal would constitute a bar of res judicata would depends on the nature of the order. और last one है आपका none of the above. Yes, where the writ petition is dismissed in limine, an order is pronounced in that behalf, such dismissal cannot be treated as res judicata. Such dismissal would constitute as res judicata. Whether or not the dismissal would constitute a bar would depend upon the nature of order. And last one is none of the above. Okay, so I'm getting one answer, that is option number C. Option number C is the right answer. देखो कभी भी आपका जो रिट है वो इन लिमिटेड डिसमिस होता है, मतलब कि टेक्निकल पॉइंट पे डिसमिस हो जाता है और कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस कर देती है. सो वो जो ऑर्डर पास हुआ, क्या वो रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि कोर्ट ने किस तरीके का ऑर्डर जो है वो पास किया है. ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अंकिता ने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया, वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज, if a petition under article 226 is considered on merits and dismissed, अगर 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिट फाइल हुआ और कोर्ट ने उसको ऑन मेरिट्स डिसमिस किया है, इट इज ओपन टू द पार्टीज टू मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 बाय वे ऑफ ओरिजिनल पिटिशन. द डिसीजन विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा बोथ ए एंड बी और नीदर ए एंड बी. यस एवरीवन, ये केस जो है, ये जो सिचुएशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था दरियाव कौर का, उसमें से ये उठाया गया है इस क्वेश्चन. यस, अगर एक पिटीशन 226 के अंदर ऑन मेरिट्स हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी है, तो क्या सेम पार्टीज आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल पिटीशन फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन हो जाएगी और वो उस रिट को सुनने के लिए बार्ड है? यस एवरीवन. ठीक है, सो आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स. ऑप्शन नंबर बी में आप लोग आ रहे हैं. देखो क्या होता है, आप लोगों ने केस में साथ डिस्कस किया था, दैट वाज नवाब हुसैन. ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी और नवाब हुसैन का जो केस था, उस केस में सेम यही पॉइंट था. देखो, जब भी हम हाई कोर्ट के सामने 226 में जाते हैं, सो दैट इज द ओरिजिनल पिटीशन. सो उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर जाओगे सेम चीज को लेके, तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 226 और 32 दोनों ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस की बात करती हैं. ठीक है, ओरिजिनल पिटीशंस ही फाइल होती हैं. तो अगर एक बार हाई कोर्ट ने 226 के अंदर मैटर डिसाइड किया है, तो आप 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सेम मैटर लेके नहीं जा सकते. बट जैसे हाई कोर्ट ने एक मैटर 226 के अंदर डिसाइड किया, तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में करो, वो एक अलग विषय है. लेकिन अगर आप आर्टिकल 32 में चलेंगे, तो 226 और आर्टिकल 32 दोनों ही सेम तरह की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं. दैट इज व्हाई जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन करवा देता है. दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, मेरे पास शिवालिका और आकृति ने आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी ये ठीक है. ठीक है, फ्यू मोर क्वेश्चन